नमस्कार, सभी का स्वागत है लाइव क्लास टेस्ट में। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संदर्भ में जो वीडियो अपलोड किया गया था उसी के संदर्भ में यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न देखना और साथ में आप आंसर देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आंसर गलत हो तो कोई बात नहीं, यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो इसमें लगभग सभी प्रश्न के आप आंसर दे सकते हो। एक दो करंट के जो प्रश्न जोड़े गए उनके अलावा। पहला, द्वितीय श्रेणी उच्चावच है महाद्वीप व महासागर, पर्वत, पठार व मैदान, वी आकार व यू आकार की घाटियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए आप। महाद्वीप व जो महासागर है ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, फर्स्ट पोजीशन रिलीफ, यानी पहली बार देखने पर यह लगता है कि महाद्वीप ऊंचे भाग है और महासागर नीचे भाग है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। बी ऑप्शन, पर्वत, पठार व मैदान। महाद्वीप पर जो स्थलाकृतियां होती है तीन मुख्य रूप से, पर्वत, पठार व मैदान, ये है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, सेकंड पोजीशन। वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, कैनियन, ये सब तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। इस दृष्टि से द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? आंसर सही क्या होगा? बी आंसर सही है, पर्वत, पठार व मैदान। आप कमेंट के द्वारा ये बताइए कि महासागरों में जो पठार होते हैं यानी सपाट शीर्ष वाले जो भाग होते हैं उन्हें महासागरों में क्या कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से बालू का स्तूप परिवहन के लिए प्रसिद्ध है? मरुस्थलों में जो मरुस्थल होते हैं उनमें पवन निर्मित द्वारा जो निक्षेप के द्वारा निर्मित अस्थायी मिट्टी के टीले होते हैं उन्हीं को बोलते हैं बालू का स्तूप। उनमें से वे बालू का स्तूप आपको आंसर के द्वारा बताने हैं जो परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ए अनुप्रस्थ, बी तारानुमा, सी बरखान, डी अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ क्या होते हैं? जो हवा के समकोण पर बनेंगे। ये बालू का स्तूप हवा के कैसे बनेंगे? समकोण पर बनेंगे। तारानुमा बालू का स्तूप जो पोखरण है, इसके अलावा मोहनगढ़ का प्रदेश है, जैसलमेर फलोदी का प्रदेश है, यहाँ क्या होता है जो हमादा मरुस्थल है, जैसे ये हमादा मरुस्थल है, चारों तरफ से आने वाली पवन यहाँ इस प्रकार मिट्टी का जमाव कर देती है और इस प्रकार निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाएगा? तारानुमा बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं जो हवा के अनुप्रस्थ बनते हैं बरखान कहलाते हैं, और वे बालू का स्तूप जो हवा के समानांतर बनते हैं और जिनके बीच का भाग इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए? परिवहन के लिए, जिसे गासियाकार वा कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जितने भी आप खुद इन प्रश्न का एक्सप्लेन करना सीखोगे तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हर बार कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर अपन 10 सेकंड में भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक्सप्लेन इतना ज़्यादा करो कि ये बहुत सारे प्रश्न को आपके क्लियर कर दे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन ए, कमेंट के द्वारा आप भी आंसर देते रहिए। थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा अरावली निर्धारित करती है। बी, थार मरुस्थल की जैव विविधता सभी मरुस्थलों में उच्च है। सी, हमादा मरुस्थल पथरीला मरुस्थल है। डी, थार मरुस्थल का 58.50% भाग बालू का स्तूप मुक्त है। आंसर देना है। ऑप्शन ए, थार मरुस्थल पूर्वी सीमा अरावली निर्धारित करती है, पूर्ण रूप से कथन सही है। थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वतमाला करेगी? विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला अरावली करेगी। इसके पश्चिम, हालांकि थार मरुस्थल का विस्तार भी हो रहा है लेकिन इसके पश्चिम में है थार मरुस्थल, पूर्व में नहीं मिलेगा। कथन ए पूर्ण रूप से सही है। बी, थार मरुस्थल की जैव विविधता सभी मरुस्थलों में उच्च है, यह भी कथन पूर्ण रूप से सही है। चाहे विश्व का सहारा मरुस्थल देखो जो अफ्रीका में है, चाहे आप कालाहारी मरुस्थल देखो अफ्रीका में है, अफ्रीका में भी, दक्षिणी अफ्रीका में, और बोत्सवाना, 2 देशों की सीमा पर है। चाहे आप अट्टाकामा मरुस्थल देखो, गोबी मरुस्थल देखो, चाहे आप ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देखो, विश्व के सभी मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस मरुस्थल की है? थार मरुस्थल की। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी ये मरुस्थल है, ये इसकी विशेषता है। बी कथन भी पूर्ण रूप से सही है।
सी हमादा मरुस्थल पथरीला मरुस्थल होता है, बिल्कुल चट्टानी या पथरीला मरुस्थल होता है उसी को क्या बोलते हैं, हमादा। कथन सी पूर्ण रूप से सही है। जब 3 कथन पूर्ण रूप से सही है तो चौथे कथन के असत्य होने की संभावना बढ़ जाती है। थार मरुस्थल का 58.50% भाग बालू का स्तूप मुक्त है, नहीं 58.50% भाग बालू का स्तूप युक्त है, जबकि 41.50% भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त है। इस दृष्टि से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, डी सही होगा। थार मरुस्थल का 58.50% भाग बालू का स्तूप मुक्त है। अगला, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का निर्माण क्रेटेशियस काल में हुआ। राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, आपको बताना यह है कि उसमें से किस भौतिक प्रदेश का निर्माण क्रेटेशियस काल में हुआ। मेसोजोइक महाकल्प में। ए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, बी अरावली, सी पूर्वी मैदान, डी थार मरुस्थल। आंसर दीजिए। हाँ जी, पूर्वी मैदान और थार मरुस्थल का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में अर्थात प्लीस्टोसीन काल में हुआ। प्लीस्टोसीन काल में हुआ। अरावली है पर्वतमाला, इसका निर्माण एजोइक महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। प्री कैम्ब्रियन। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अर्थात हाड़ौती के पठार का निर्माण किस काल में हुआ, क्रेटेशियस काल में हुआ। इसमें सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर बरखान बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। बरखान होते क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, इस प्रकार जिनके 2 आगे ये भाग निकले हुए होते हैं और इसके अलावा इन पर वनस्पति बिल्कुल नहीं होती और हवा के अनुप्रस्थ स्थिति मतलब समकोण पर बनती है। सी पे वो अनुद्वितीय स्थिति में बनता है। ऑप्शन देखते हैं, रावतसर। रावतसर कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, डीडवाना, नागौर, भालेरी, चूरू। इसमें से किस स्थान पर बरखान बालू के स्तूप नहीं पाए जाते। सही आंसर है डीडवाना, नागौर में। इस प्रकार के बालू का स्तूप आपको देखने नहीं मिलेंगे। बाकी जो 3 स्थान है ये इन विशेष बालू का स्तूप के लिए थार मरुस्थल में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ऑप्शन ए वेगनर, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी कोपेन और ऑप्शन डी मॉर्गन। आंसर बताइए आप। समझना, मॉर्गन और पार्कर विद्वानों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया 1967 में, 1967 में। कोपेन एक जलवायु भूगोलवेता था और इसने जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध जलवायु वर्गीकरण है वो दिया, जो औसत वर्षा और औसत तापमान पर अर्थात कैंडल के वनस्पति वर्गीकरण पर आधारित था। टेलर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना दी 1908 में। कब दी, 1908 में। वेगनर ने, जो जर्मनी के विद्वान थे, वेगनर ने 1912 में विश्व प्रसिद्ध महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। सही आंसर क्या होगा, वेगनर। जहां पेंजिया और पेंतालासा की बात की गई थी और इसके निष्कर्ष क्या इसने शुरुआत निकाले। हालांकि बता दूं आपको, ये मूल रूप से एक जलवायु भूगोलवेता है। ये प्राचीन काल में यानी अति काल में किस प्रकार जलवायु में परिवर्तन हुआ उसका अध्ययन कर रहा था और इसका अध्ययन इस दिशा में आगे बढ़ा कि वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देता है, जिसमें जिग्सा फिट जो इसमें तर्क दिया गया था कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ दिया जाए तो इस स्थल भाग में बहुत कम अंतर रहेगा, जो बहुत ज़्यादा इसका पॉपुलर रहा था। नेक्स्ट, निम्न लिखित में से कहाँ टीडी चेतावनी केंद्र है। हाल ही में ये बहुत ज़्यादा जो आपदा का मुद्दा रहा है, टीडी जो समझना है इसको। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी लुधियाना। टीडी के संदर्भ में 2 हेडक्वार्टर है। एक है इसका
जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका हेडक्वार्टर है वो तो है कहां पर, फरीदाबाद में, फरीदाबाद। और जो इसका टेक्निकल हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जोधपुर में है। सही आंसर क्या है, जोधपुर है। ये जो टीडी समस्या है ये क्या है आपको बता दूं, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये यहां अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर ये अफ्रीकन हॉर्न आ जाएगा जिसमें इथोपिया, सोमालिया, जिबूती ये देश आते हैं। अब हुआ यूं कि यदि पिछले साल आपने देखा हो तो अरब सागर में दो बड़े चक्रवात, अभी जैसे हाल ही में जो निसर्गा चक्रवात है वो चर्चा में है। पिछले साल अरब सागर में दो चक्रवात आए थे, उसकी वजह से अफ्रीका और उन प्रदेशों में अधिक वर्षा हो गई, अरब के इन प्रदेशों में जो मरुस्थल है, जिस कारण यहाँ टीडी प्रजनन जो है इनका इतनी तेज गति से बढ़ा जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जो ब्रीडिंग है इनकी बहुत तेज गति से बढ़ी। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में टीडी ने भारत के उत्तर प्रदेश तक फसल को नुकसान पहुंचाया है। जो इसमें भी जो मुख्य रूप से जो मरुस्थलीय टीडी है, डेजर्ट लस्कट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। इनके 4 प्रकार है, सबसे इंपॉर्टेंट 4 प्रकार है। इस कारण अब ये क्या है, ये हवा के साथ बहुत ज़्यादा अनुसरण करती है। जब इस ऋतु में हवा पूर्व की ओर तेज गति से चली तब इनके साथ इनका अनुसरण बढ़ गया और जिस कारण ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में ये एक बड़ी आपदा सामने आई। ध्यान रखना 2019 और 20 में ये सबसे बड़ी, इनका एक साइकिल होता है। लगभग अब 8-9 साल पुनः शांत रहेगी और पुनः ये 2 साल के लिए एक बार पुनः इसी प्रक्रिया के से आगे बढ़ेगी इस प्रकार। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जोधपुर में है, टीडी हेडक्वार्टर। और अभी जो सबसे बड़ी इस समय ये समस्या है कि अपने जो भारत में है इस समय इस ऋतु में फसल कम बोई हुई होती है, इसलिए ये वेजिटेशन यानी वनस्पति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है 2020 में। इसके अलावा आगे चक्रवात अम्फान की भी बात करने जा रहे, जो 2 बड़ी आपदाएं रही। इसके अलावा कोरोना तो बड़ी महामारी के रूप में चल ही रहा है। नेक्स्ट, मरुस्थल में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाती है? आंसर देना है, शब्र काफिस, सीप, अनुद्वेधर्य, बरखान। आंसर दीजिए। सही आंसर है बरखान। ये तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, अनुद्वेधर्य हवा के समानांतर बनते हैं और सीप बालू का स्तूप होते हैं ये जब बरखान का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और इस प्रकार जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या कहा जाएगा, सीप। और शब्र काफिज है वो मरुस्थल में झाड़ियों के अवरोध के कारण जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें कहा जाएगा शब्र काफिज। तो सही आंसर इसमें क्या होगा, डी, बरखान। नेक्स्ट, 33 सागर का अवशेष है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। आंसर देना आपको। तैतीस सागर का वर्तमान में जो सबसे बड़ा अवशेष है वो है प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। हिंद महासागर है वो भारत के दक्षिण में अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है और एम आकार में विस्तृत है। प्रशांत महासागर ये त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है, सबसे बड़ा महासागर है और संपूर्ण स्थल भाग से भी बड़ा है, पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक महासागर इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसके अनुसार जब अफ्रीकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट पूर्व की ओर, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट, और जबकि उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर गति कर रही है, जिस कारण अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। आर्कटिक ये सबसे छोटा महासागर है जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर विस्तृत है। सही आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटती है?
आंसर दीजिए। कौन सी समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क दो भागों में बांटती है? ए 25 मिलीमीटर, बी 50 मिलीमीटर, सी 250 मिलीमीटर और डी 500 मिलीमीटर। आंसर अधिकांश के गलत आएंगे इसमें 100%, क्योंकि आप प्रश्न को कभी भी सही ढंग से नहीं पढ़ते हो। हाँ, अब समझना, ऑप्शन ए है 25 मिलीमीटर, ये आंसर इसका पूर्ण रूप से गलत है। बी है 50 मिलीमीटर, ये भी गलत है। यहां समझना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर? 10। समवर्षा रेखा क्या होती है? वह वर्षा रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है, यानी वह काल्पनिक रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। ऐसे समझिए, जैसे ये कोई स्थान है, ये कोई स्थान है, इस स्थान में यहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, यहाँ 25 सेंटीमीटर ये स्थान है, यहाँ 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25 सेंटीमीटर और यहाँ 25 सेंटीमीटर। अब एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींची जाए जो इन जो स्थान है समान वर्षा वाले, इसको मिलाती हुई चले, ये कहलाएगी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ऐसे ही 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ऐसे होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर बराबर 25 × 10 बराबर 250 मिलीमीटर। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 250 मिलीमीटर। ध्यान रखना है इस प्रकार का कि जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट को हमेशा एग्जामिनर ये चाहता है कि उससे यह जो क्वेश्चन है ये गलत कैसे करवाना है, सही कैसे करवाना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे हमेशा टारगेट यही होता है उसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अम्फान चक्रवात का उत्पत्ति प्रदेश है ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी खंबात की खाड़ी और डी उपयुक्त सभी। आंसर देना है आपको। ज्यादा से ज्यादा आंसर दीजिए। हाँ, अब समझते हैं। अक्टूबर और नवंबर और इसके अलावा मई और जून का जो समय होता है ये सामान्यतः भारत में चक्रवात का समय होता है। चक्रवात क्या है? निम्न वायु दाब का केंद्र होता है जिसके चारों ओर तेज गति से हवा झपटती है, और जितने भी चक्रवात है वो सामान्यतः सागरीय प्रदेशों में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनके उत्पन्न के लिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनकी उत्पत्ति की विशेषता ये होती है जहां 27-28 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी में। इसका कारण ये, एक तो बंगाल की खाड़ी का तापमान उच्च रहता है, ये अरब सागर है, इधर ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आती है ये चक्रवात मुख्य रूप से भारत के पूर्वी तट को हिट करेंगे, इस पूर्वी तट पर इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। इस बार जो अम्फान सुपर साइक्लोन आया इसकी वजह से उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक प्रभावित रहे, जहां लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और बहुत ज़्यादा वनस्पति को और जनधन को नुकसान पहुंचाया। इसका जो उत्पत्ति प्रदेश था वो था बंगाल की खाड़ी। जो अभी चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न हो रहा है, निसर्ग कह दो या नसर्गा कह दो, ये रेड अलर्ट जारी हो चुका है इस संदर्भ में गुजरात और महाराष्ट्र में, मतलब ये इस तट को यहाँ हिट करेगा। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में जितने चक्रवात आते वो एंटी क्लॉकवाइज चलने के कारण पूर्वी तट को हिट करते और उसमें भी किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे? उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, इन देशों को प्रभावित करते हैं। जबकि जो अरब सागर में आते हैं ये चक्रवात भारतीय तट को कम प्रभावित करते हैं, बहुत कम। ये पश्चिम की ओर बढ़ जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण पाकिस्तान की ओर, ईरान, इराक की ओर। लेकिन कभी कभी ये यहाँ अरब सागर के मध्य में उत्पन्न हो जाते हैं तो हिट करते किस प्रदेश को? गुजरात और महाराष्ट्र को। इस प्रकार नेक्स्ट, हाल ही में ये काफ़ी चर्चित भी रही है,
विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? पेंगोंग त्सो, कैस्पियन सागर, लेक वान, ग्रेट साल्ट लेक। आंसर देना आपको। काफी चर्चित रही है, बहुत ज्यादा चर्चा में रही है करंट की दृष्टि से भी। आंसर देना है, सभी को पार्टिसिपेट करना है इसमें। ऑप्शन ए पेंगोंग त्सो, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी लेक वॉन और ऑप्शन डी ग्रेट साल्ट लेक। कैस्पियन सागर है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया और यूरोप की सीमा पर है। वोल्गा और यूराल जैसी इसमें नदियां गिरती है। लेक वान है, ये विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। इसकी जो लवणता है वो है 300 लगभग 30 पीपीटी, इतनी उच्च लवणता है। और ये विश्व की ग्रेट साल्ट लेक है, ये विश्व की तीसरी सर्वाधिक खारे पानी की झील है और अमेरिका में स्थित है। लेक वॉन है, ये अनातोलिया के पठार पर तुर्की में स्थित है। पेंगोंग त्सो झील है, यह है झील, ये जैसे भारत का जम्मू कश्मीर का भाग हो गया, ये लद्दाख का है। ये झील यहां पर ऐसी है, इस झील का लगभग 1/3 भाग भारत में है और 2/3 भाग चीन में है। इसका अर्थ होता है उच्च घास भूमि पर स्थित झील। पेंगोंग त्सो का सामान्य अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ? तो उच्च घास भूमि पर ही झील। हाल ही में ये झील LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच में है उसको लेकर ये विवादित रही है झील। इस झील के मध्य से ही गुजरती है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन और भारत के बीच में सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। हाल ही में आपने सुना होगा चीन और भारत के सैनिकों के मध्य लद्दाख के प्रदेश में एक झड़प चली थी और वो झड़प इसी झील के पास चली थी। और इस झील की जो ऊंचाई है वो लगभग 4350 मीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब एक एक ऑप्शन की व्याख्या कर दी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतमाला या ए व सी दोनों। आंसर देना आपको। आपको वेगनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग अंगारा लैंड या लोरेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों प्रदेश व्याख्या कर चुका हूं। आशा करता हूं आप सभी आंसर सही दोगे। तो इसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला दोनों किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के भाग है। तो सही आंसर इसमें पूर्वी मैदान किसका भाग है? तैतीस सागर का। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? डी, ए व सी दोनों। नेक्स्ट, मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कब होता है? शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। शीत ऋतु की विशेषता यह होती है कि इस समय तापमान अत्यधिक कम रहता है। तापमान कम होता है तो वायुदाब उच्च होता है जिससे केंद्र से हवा बाहर की ओर चलती है इस प्रकार, इसलिए मौसम शांत रहता है, बड़ी कोई घटना नहीं होती, प्रति चक्रवात की स्थिति बनी रहती है। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। वर्षा ऋतु में ऑलरेडी धरातल है वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, इस कारण पवन है वो इस प्रदेश में मिट्टी या बालू को उड़ाकर कम ले जाती है। ग्रीष्म ऋतु में, और उसमें भी मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई तक मानसून आने तक मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार होता है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर या कह दो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, अरावली के मध्यवर्ती भाग से। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। और महीने पूछे जाए तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। इसके लिए उत्तरदायी कारक स्थानीय पवन लू रहेगी और इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक वो इस प्रदेश में वर्षा नहीं करवाता है वहां तक।
मरुस्थल मार्च या मरुस्थल का विस्तार। इस संदर्भ में जोधपुर में काजरी की स्थापना की गई, राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है मरुस्थल के विस्तार को रोकना। नेक्स्ट, आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? आंसर देना आप सभी को। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। सही आंसर है इसका जैसलमेर। आकलवुड फॉसिल पार्क है क्या? एक जीवाश्म पार्क है। जैसे ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है। जैसलमेर और बाड़मेर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका नाम है NH-68। आपको राष्ट्रीय राजमार्ग वाले टॉपिक में ये क्लियर करवाया जाएगा। इस NH-68 के पास में यहाँ एक राष्ट्रीय पार्क नहीं है, हालांकि उसे कहा जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। इसमें एक इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप आकलवुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में, जहां से 18 करोड़ वर्ष पुरानी जूरेसिक कालीन वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए, जो वर्तमान में कठोर पत्थर में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन पाया जाता है और पीवना सांप पाया जाता है, और यह राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आकलवुड फॉसिल पार्क की। आप जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, खुद किताबों के साथ नॉलेज को और बढ़ाते रहें। सफलता बिल्कुल आपके पांव चूमेगी। इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।